आज हमारे पास मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की एक किताब के कुछ पन्ने हैं और हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका इस्तेमाल हम सब मतलब हर रोज करते हैं, बुद्धि या इंटेलिजेंस। हम कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है या ये बहुत स्मार्ट मूव था, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसका इसका असली मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मजे की बात यह है कि एक्सपर्ट्स भी इस पर पूरी तरह से एकमत नहीं है। अच्छा। हाँ, इन पन्नों में जो परिभाषाएं दी गई हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि काम करने का एक तरीका है। काम करने का तरीका? हाँ, मतलब ये नहीं कि आपके पास कितनी जानकारी है, बिल्कुल। बल्कि ये कि आप उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही बात है। और स्टर्न की परिभाषा तो और भी मुझे लगता है ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि बुद्धि जिंदगी की नई मुश्किलों से तालमेल बिठाने की काबिलियत है। एग्जैक्टली। मतलब जब जिंदगी आपके सामने कोई नई चुनौती रखती है तो आप उससे कैसे निपटते हैं, वही आपकी इंटेलिजेंस है। और यही इन परिभाषाओं को इतना शक्तिशाली बनाता है। ये बुद्धि को स्कूल के नंबरों या रट्टा लगाने की क्षमता से कहीं आगे ले जाती हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्ट करने की बात करती हैं। हाँ, ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं, बल्कि असल दुनिया में कुछ करने के बारे में है। तो क्या हम हमेशा से इंटेलिजेंस को इसी तरह देखते आए हैं या ये समझ मतलब समय के साथ विकसित हुई है? मुझे लगता है कि पहले का आइडिया कुछ और था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। काफी समय तक मनोविज्ञान में एक वो क्या कहते हैं, जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस का दबदबा था। जी फैक्टर? हाँ, इसका मोटा मोटा मतलब ये था कि बुद्धि एक ही चीज है, आप या तो स्मार्ट हैं या नहीं है, बस बात खत्म। ओहो। और इसी एक पैमाने पर सबको नापा जाता था। मतलब एक सिंगल स्कोर जो बता देगा कि कोई कितना बुद्धिमान है। ये तो बहुत सीमित लगता है ना? हाँ, और बहुत सी मनोवैज्ञानिकों को भी ऐसा ही लगा। उन्होंने तर्क देना शुरू किया कि नहीं, बुद्धि एक नहीं बल्कि कई अलग अलग मानसिक क्षमताओं का एक तरह से मेल है। अच्छा। लेकिन फिर 1980 के दशक में हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया। हाँ, बहुकारक सिद्धांत या थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, इन नोट्स में इस पर काफी जोर दिया गया है। ये इतना इतना क्रांतिकारी क्यों था? ये क्रांतिकारी था क्योंकि इसने इंटेलिजेंस की परिभाषा को क्लासरूम से बाहर निकालकर असल जिंदगी में ला खड़ा किया। असल जिंदगी में? हाँ, गार्डनर ने कहा कि बुद्धि वो है जिससे आप असल दुनिया में कुछ रचते हैं या कोई समस्या सुलझाते हैं, और यह सिर्फ एक तरह की नहीं होती। उनका सिद्धांत एकेडमिक दुनिया से बाहर भी बहुत प्रभावशाली रहा। अच्छा, कैसे? मतलब इसका असल जिंदगी पर क्या असर पड़ा? आप ऐसे सोचिए, एक बच्चा जो गणित में मान लीजिए संघर्ष कर रहा है, उसे पारंपरिक सिस्टम क्या मानता था? कमजोर या कम बुद्धिमान। बिल्कुल। लेकिन गार्डनर के सिद्धांत ने एक नया नजरिया दिया। हो सकता है वो बच्चा कमाल का डांसर हो या उसे लोगों से बात करना और उन्हें समझना बहुत अच्छे से आता हो। गार्डनर के मुताबिक वो बच्चा कम बुद्धिमान नहीं है, बल्कि उसकी शारीरिक गतिकी बुद्धि यानी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। वाह! इसने लाखों लोगों को अपनी क्षमताओं को एक नई इज्जत से देखने का मौका दिया। ये तो कमाल है। इन नोट्स में 8 तरह की इंटेलिजेंस की लिस्ट है। ये शारीरिक गतिकी वाली बात तो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि एक सर्जन की उंगलियों का सदा हुआ मूवमेंट, हाँ, और एक एथलीट की फुर्ती, ये दोनों एक ही तरह की इंटेलिजेंस है। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। बिल्कुल। और लिस्ट में और भी हैं, जैसे संगीतिक बुद्धि यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंस जो संगीतकारों में होती है, या स्थानिक बुद्धि यानी विजुअल स्पेशल जो एक मूर्तिकार या एक आर्किटेक्ट को ये समझने में मदद करती है कि चीजें स्पेस में कैसी दिखेंगी। और वो पारंपरिक वाली भी हैं, है ना? हाँ, वो भी है। भाषाई बुद्धि वर्बल लिंग्विस्टिक जो कवियों और लेखकों में होती है, और तार्किक गणितीय बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल जो वैज्ञानिकों में मिलती है। इसमें 2 और हैं जो बहुत दिलचस्प लगती हैं, अंतः वैयक्तिक और अंतरवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इनमें क्या फर्क है? अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है दूसरों को समझने की क्षमता। उनके इरादे क्या हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। अच्छे लीडर्स, टीचर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं में ये बहुत होती है। और अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस शायद सबसे कम आंकी जाने वाली बुद्धि है। ये खुद को समझने की क्षमता है। खुद को समझना? हाँ,
कि आप क्या महसूस करें, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं। ये एक सुपर पावर की तरह है, लेकिन इसके लिए कोई टेस्ट नहीं बना है। तो अगर बुद्धि इतने अलग अलग तरह की है तो फिर ये आईक्यू टेस्ट का क्या चक्कर है? हम हमेशा इंटेलिजेंस को आईक्यू से जोड़कर क्यों देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो गार्डनर से बहुत पहले आया था। इसकी शुरुआत 1905 में एल्फ्रेड बिनेट ने की थी। बिनेट? हाँ, और उन्होंने मानसिक आयु यानी मेंटल एज का एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया दिया था। मानसिक आयु? ये क्या होती है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक 8 साल का बच्चा उन सवालों को आसानी से हल कर लेता है जो आमतौर पर 10 साल के बच्चे करते हैं। अच्छा। तो उसकी असली यानी वास्तविक आयु तो 8 साल हुई, लेकिन उसकी मानसिक आयु 10 साल मानी जाएगी। मतलब वो अपनी उम्र के बच्चों से मानसिक रूप से 2 साल आगे है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो आईक्यू इसी से निकलता है? इन पन्नों में एक फॉर्मूला भी दिया है, IQ = MA/CA × 100। हाँ, और इसी से IQ का मशहूर फॉर्मूला बना, मानसिक आयु मेंटल एज को वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज से भाग देकर 100 से गुणा कर दीजिए। तो अगर दोनों बराबर हैं तो आईक्यू 100 होगा? बिल्कुल, 100 मतलब औसत। लेकिन उस 8 साल के बच्चे का जिसकी मानसिक आयु 10 थी, उसका IQ 125 निकलेगा, जो औसत से काफी ज्यादा है। और इसी स्कोर के आधार पर लोगों को जीनियस या एवरेज जैसे लेबल दिए जाते हैं। यहाँ एक पूरी तालिका है। 140 से ऊपर वालों को प्रतिभाशाली और 90 से 110 के बीच वालों को सामान्य बुद्धि वाला माना गया। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, खासकर गार्डनर के सिद्धांत की रोशनी में। क्या? ये IQ स्कोर सिर्फ एक संख्या है। यह मुख्य रूप से आपकी तार्किक और भाषाई क्षमता को मापता है। यह आपकी रचनात्मकता, आपकी सामाजिक समझ या संगीत की प्रतिभा के बारे में मतलब कुछ नहीं बताता। सही बात है। इसलिए किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ उसके IQ स्कोर से आंकना उसकी पूरी क्षमता को नजरअंदाज करने जैसा है। तो अगर बुद्धि 8 अलग अलग तरह की है और हर किसी में इन सब का मिश्रण अलग अलग मात्रा में है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं? बिल्कुल। और यही इन नोट्स का अगला बड़ा आइडिया है, व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। वही तो, ये मनोविज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत है कि कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि एक ही घर में पले बढ़े जुड़वां बच्चों में भी बहुत अंतर होता है। इन पन्नों में स्किनर की एक बात लिखी है, जिसे अगर आसान भाषा में कहें तो पर्सनैलिटी का कोई भी हिस्सा जिसे हम नाप सकते हैं, चाहे वो हमारी हाइट हो, हमारा स्वभाव हो, हमारी पसंद नापसंद हो, वो व्यक्तिगत विभिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस का हिस्सा है। तो ये विभिन्नता या ये अंतर आते कहाँ से हैं? क्या हम ऐसे ही पैदा होते हैं या हमारा माहौल हमें ऐसा बनाता है? और आपने मनोविज्ञान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बहसों में से एक को छेड़ दिया है, प्रकृति बनाम पोषण, यानी नेचर वर्सेस नर्चर। अच्छा। इन नोट्स में इसके कारणों की एक लिस्ट दी गई है। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, यानी जो हमें अपने माता पिता से जीन्स में मिलता है, नेचर। हाँ, और वातावरण यानी हमारा पालन पोषण, हमारी शिक्षा, हमारा समाज, नर्चर। तो कौन ज्यादा जरूरी है, नेचर या नर्चर? देखिए, दशकों की रिसर्च के बाद अब ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये या का सवाल नहीं है, बल्कि और का सवाल है। बिल्कुल। हमारी क्षमताएं, हमारे जीन्स और हमारे माहौल दोनों के जटिल मेल से बनती हैं। कोई उदाहरण? इसे एक पौधे के उदाहरण से समझ सकते हैं। बीज यानी हमारे जीन्स में दुनिया का सबसे अच्छा पेड़ बनने की क्षमता हो सकती है, लेकिन अगर उसे सही मिट्टी, पानी और धूप यानी सही माहौल न मिले तो वो क्षमता कभी हकीकत नहीं बन पाएगी। वाह, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो वंशानुक्रम और वातावरण के अलावा भी कुछ है। हाँ, नोट्स में जाति, देश, लिंग और शिक्षा जैसे कई और कारकों का भी जिक्र है, जो सब हमारे विकास और हमारी विभिन्नताओं में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये सब मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं, एक अनोखा व्यक्ति। इन पन्नों में इन विभिन्नताओं को 3 बड़ी ग्रुप्स या क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। हाँ, इसमें वो सब कुछ आता है जो दिमाग से जुड़ा है, हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी रचनात्मकता, हमारी याददाश्त, मतलब इंटेलिजेंस पर जो भी बात की वो सब इसी डोमेन में आता है। सही। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन, जिसमें हमारी रुचियां, हमारी भावनाएं, हमारे मूल्य आते हैं। बिल्कुल, यानी वो चीजें जो हमें पसंद हैं, जिनसे हम नफरत करते हैं, जो हमें गुस्सा दिलाती हैं या खुश करती हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी का भावनात्मक पहलू है। और तीसरा
और तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन, जो हमारे शारीरिक कामों से जुड़ा है, जैसे हमारी दौड़ने की स्पीड, हमारी हैंडराइटिंग या किसी मशीन को चलाने का हमारा कौशल। चलिए उस संज्ञानात्मक क्षेत्र पर वापस आते हैं। हमने गार्डनर की भाषाई बुद्धि की बात की थी। ये नोट्स इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि ये क्षमता विकसित कैसे होती है, मतलब एकदम शुरुआत से। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि ये सभी अवधारणाएं आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन पन्नों में भाषा अधिग्रहण यानी लैंग्वेज एक्विजिशन के शुरुआती चरणों का जिक्र है। अच्छा। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो सिर्फ रो सकता है, लेकिन कुछ ही महीनों में वो कूइंग जैसी आवाजें निकालने लगता है। फिर बैबलिंग शुरू करता है, जैसे बाबा, मामा। हाँ, और फिर वो एक शब्द वाले वाक्य बोलता है, जैसे पानी, फिर दो शब्द वाले, जैसे पानी दो, और फिर धीरे धीरे लंबे और जटिल वाक्य बनाने लगता है। एग्जैक्टली। और भाषा सीखने की ये यात्रा संज्ञानात्मक विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि भाषाई बुद्धि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सिर्फ स्कूल में सीखते हैं। ये हमारे विकास के साथ साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। ये इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जोड़ने वाला एक शानदार धागा है। तो हमने एक आसान से सवाल से शुरुआत की थी कि इंटेलिजेंस क्या है, और इस सफर में हमने समझा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरह की होती हैं। हमने इसे नापने के पुराने तरीकों को देखा और ये भी जाना कि हम सब एक दूसरे से इतने अलग और अनोखे क्यों हैं। मेरे हिसाब से आज की बातचीत का सबसे बड़ा सबक यह है कि बुद्धि एक बहुत बड़ी और बहुआयामी चीज है। सही। और हम सब के अंदर क्षमताओं का एक अनूठा मिश्रण है। इन विचारों को समझना हमें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर ढंग से सराहने में मदद करता है। यह हमें एक दूसरे को नंबरों या लेबलों में देखने से रोकता है। बिल्कुल, ये हमें उनकी पूरी क्षमता के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। और अब सोचने के लिए एक अंतिम विचार। हमने गार्डनर की 8 अलग-अलग तरह की बुद्धि के बारे में बात की। हाँ, लेकिन क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे ऑफिस मुख्य रूप से केवल 2 पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते, भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धि? ये एक बड़ा सवाल है। अगर ऐसा है तो हम बाकी 6 तरह की बुद्धि की कितनी मानवीय क्षमता को हर रोज अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हैं?